नोटबंदी के खिलाफ आवाज बुलंद करने के लिए आज कांग्रेस ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को मैदान में उतार दिया। वो मनमोहन सिंह जिन्हें भारत की आर्थिक आजादी का जनक माना जाता है, अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह जिनके पीएम रहते 10 साल में भारत की अर्थव्यवस्था ने दुनिया में अपना लोहा मनवाया था। संसद में आज मनमोहन सिंह ने नोटबंदी के मकसद से तो सहमति जताई, लेकिन साथ ही उसे लागू करने के तरीके पर सरकार की धज्जियां उड़ा दी। मनमोहन सिंह ने कहा, यह सुनियोजित सरकारी लूट है, कानून की आड़ में जनता के पैसे की चोरी है और कुप्रबंधन का एक ऐतिहासिक उदाहरण है। जवाब में अरुण जेटली बोले, जिस पीएम को अपनी नाक के नीचे हजारों करोड़ के घोटाले लूट नहीं लगे, उनके मुंह से लूट शब्द अच्छा नहीं लगता। इस सबके बीच संसद में पीएम की मौजूदगी के बावजूद विपक्ष बहस को तैयार नहीं है और अब कह रहा है सोमवार को देश में आक्रोश दिवस मनाने तक सरकार से बात तक नहीं करेंगे। यानी अगले 4-5 दिन यह सियासी गतिरोध सुलझने वाला नहीं है। इसीलिए हमारा सबसे बड़ा सवाल आज यही है, मनमोहन सिंह ने नोटबंदी को मोदी सरकार की लूट क्यों कहा और नोटबंदी पर बहस से प्रधानमंत्री भाग रहे हैं या विपक्ष? इसी पर बहस होगी, लेकिन पहले जरा सुनिए मनमोहन सिंह का सरकार पर हमला और अरुण जेटली का जवाब। The way the scheme has been implemented, it's a monumental management failure, and in fact, it is a case of organized loot and legalized plunder. ये सुनकर भी बहुत खेद हुआ बहस के दौरान कि उस सरकार का संचालन करने वाले लोग जो 2004 से 14 तक सरकार में थे, जहां शायद इस देश में सबसे अधिक ब्लैक मनी का जनरेशन हुआ होगा, सबसे अधिक भ्रष्टाचार के कांड हुए होंगे, 2G से लेकर कॉमनवेल्थ गेम, कोल स्कैम, जो लाखों करोड़ों रुपए के स्कैम्स हुए, जिस पे न्यायपालिका के भी निर्णय आए, CAG के भी रिपोर्ट्स आई और पूरे देश ने वो स्कैंडल्स वाली सरकार देखी जिसके दौरान ये ब्लैक मनी जनरेट और क्राइम मनी जनरेट हो रही थी। आज ब्लैक मनी के खिलाफ हुआ कैंपेन उनको ब्लंडर लगने लग पड़ा है। मुझे डाउट था और मेरा डाउट पूरा मेरे ख्याल वो क्लियर साफ हो गया, बिल्कुल स्पष्ट हो गया। और जब अभी लंच के बाद जब हाउस बैठा तो प्रधानमंत्री जी नहीं आए, इसलिए पूरा विपक्ष इस बात पर अभी भी अडिग है कि प्रधानमंत्री जी जब तक नहीं आते हैं और पूरे विपक्ष की बात को नहीं सुन लेते हैं और अपनी बात और विपक्ष की बात का जवाब नहीं दे देते हैं, तो हाउस चलने वाला नहीं है। यानी आज देख रहे हैं आप नोटबंदी की ये लड़ाई मनमोहन सिंह बनाम नरेंद्र मोदी हो गई है। सबसे बड़ा सवाल में आज मेरे साथ बीजेपी से संबित पात्रा हैं, कांग्रेस से मीम अफजल साहब हैं और समाजवादी पार्टी से गौरव भाटिया। तीनों को आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत आप तीनों का। संबित पात्रा, मनमोहन सिंह की साख पूरी दुनिया में है, एक जाने माने इकोनॉमिस्ट जिन्होंने देश को आर्थिक दिवालियेपन से बचाया, RBI के गवर्नर रहे, उसके बाद 10 साल प्रधानमंत्री, जिस दौरान भारत ने आर्थिक ऊंचाइयां छुई। जब वो बोलते हैं दुनिया सुनती है। संबित पात्रा, मनमोहन सिंह कह रहे हैं, आपने अभी सुन भी लिया होगा, फिर से बता रहा हूं, वो कह रहे हैं कि ये मॉन्यूमेंटल मिसमैनेजमेंट है, यानी ऐसा कुप्रबंधन जिसे बरसों बरस दशकों तक याद रखा जाएगा। और कह रहे हैं ऑर्गेनाइज्ड लूट है, ये सुनियोजित लूट है, जनता के पैसे की चोरी की है सरकार ने। संबित, जवाब दीजिए। देखिए, रेस्पेक्टफुली, मनमोहन सिंह जी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उम्रदराज हैं, एक रेस्पेक्टफुल व्यक्ति हैं, इसलिए मैं जो भी कहूंगा ससम्मान कहूंगा। मगर जब मनमोहन सिंह जी ऑर्गेनाइज्ड लूट, सुनियोजित ढंग से लूट की बात करते हैं तो बिल्कुल आंखों के सामने 2G, CWG, कोलगेट, जो कुल मिला के 12 से 14 लाख करोड़ रुपए देश के, हिंदुस्तान के लूटे गए थे 10 वर्षों में, वो याद आती है, क्योंकि वो व्यवस्थित लूट थी। CAG ने कहा कि व्यवस्थित ढंग से लूट मचाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पे टिप्पणी की तो स्वाभाविक रूप से व्यवस्थित लूट के जनक कोई थे तो वो मनमोहन सिंह थे। मनमोहन सिंह तो सोनिया जी और राहुल जी के कहने पर काम करते थे, तो जनक तो 10 जनपद था, मगर मनमोहन सिंह उसके एजेंट थे। मॉन्यूमेंटल फेल्योर की बात की, मॉन्यूमेंटल फेल्योर मनमोहन सिंह देखिए बहुत विद्वान हो सकते हैं, मगर वो विद्वता किस काम का जो देश को ही लुटा के चला जाए।
2 वर्षों तक, अंत के जो 2 वर्ष रहे, 2 वर्षों तक भारत की जीडीपी 4.8%। आपने कहा हिंदुस्तान को विश्व में चमका दिया, नहीं साहब, हिंदुस्तान को विश्व में अपमानित कर दिया कि हिंदुस्तान इज अ करप्ट कंट्री। भारत में केवल करप्शन होता है, इन्वेस्टमेंट ठप हो गई, हिंदुस्तान की जीडीपी बढ़नी बंद हो गई। नतीजा यह रहा कि हिंदुस्तान की बुद्धिमान जनता ने उस बुद्धिमान सरकार को, जिसको आप बहुत अभी कह रहे थे कि लोहा मानती है पूरी संसार क्या मानती है मुझे नहीं पता, मगर हिंदुस्तान का आम नागरिक उन्हें मानना बंद कर दिया। नतीजा रहा 44 संबित, निजी तौर पर मनमोहन सिंह की साख पर कोई सवाल नहीं है, कोई दाग नहीं है। जब वो कुछ कहते हैं हिंदुस्तानी भी सुनता है, दुनिया सुनती है। अगर वो ये कह रहे हैं कि ये सुनियोजित लूट है, सरकारी लूट है, कुप्रबंधन है, तो देश तो सुनेगा। संबित, कुछ तो दम होगा ना उनकी बात। अगर देश नहीं सुनेगा, वो तो कह रहे थे। आप फैक्चुअली गलत है। मनमोहन सिंह जी तो 2014 में भी कह रहे थे कि कांग्रेस को पुनः वोट दो, मुझे पुनः प्रधानमंत्री बनाओ, मैं देश को सुधारूंगा। सुना क्या देश ने मनमोहन जी को? नहीं सुना ना। देश ने रिजेक्ट कर दिया मनमोहन सिंह को, देश ने रिजेक्ट कर दिया। अच्छा, ये बताइए, ये मनमोहन सिंह को कांग्रेस ने आज उतारा क्यों मैदान में, क्या वजह है? क्योंकि कोई खेलने के लिए है, खिलाड़ी है कहां? कब तक राहुल गांधी, क्योंकि अब महसूस करती है कांग्रेस को कि जब तक राहुल गांधी का चेहरा सामने रहेगा, देश कांग्रेस को सुनने वाला मीम अफजल साहब जवाब दीजिए। मीम अफजल साहब, ऐसा लग रहा है परसेप्शन की लड़ाई में आप हार रहे थे, इसीलिए आपने मनमोहन सिंह को मैदान में उतारा है। मीम अफजल साहब, अच्छा, देखिए, कोई शतरंज का खिलाड़ी नहीं है हम लोग। शतरंज के खिलाड़ी तो मोदी जी हैं, लेकिन ये अलग बात है कि हमेशा मात देने के लिए वो खुद ही चाल चल देते हैं और सबसे बड़ा मोहरा खुद अपने आप को बनाकर वो उतार देते हैं मैदान में। ये ऐलान जो उन्होंने किया है कायदे से, ये फाइनेंस मिनिस्टर को करना चाहिए था, लेकिन उन्हें क्रेडिट लेने की बहुत आदत है, इसलिए अपने आप टीवी पर आए, अपने आप ऐलान किया। वो समझ रहे थे देश के अंदर दूध की नदियां बहेंगी, हर तरफ वाह हो जाएगी और पता नहीं क्या क्या हो जाएगा, लेकिन इनकी बंद इंतजामी ने खुद इनको डुबोर करके रख दिया। देखिए, बहुत सारी बातें इन्होंने कही। आपने कहा कि 10 साल प्रधानमंत्री रहे, मैं आपको याद दिलाऊं कि 1991 के अंदर वो देश के वित्त मंत्री बने थे नरसिम्हा राव जी की सरकार में। उसके बाद जो नई इकोनॉमिक पॉलिसी जिसके वो बानी हैं वो लेकर के आए, उस जमाने में मेरे जैसे लोग भी उनकी इस पॉलिसी के खिलाफ थे, चूंकि हम समझते थे हमारी इंडस्ट्रीज खत्म हो जाएंगी। मैं बहुत ही संजीदगी से बात कर रहा हूं कि हम समझते थे कि खत्म हो जाएगा, तो मैं खुद उससे एग्री नहीं करता था। लेकिन 5, 7, 10 साल के बाद जब हमने उसके रिजल्ट देखे तो हमको एहसास हुआ हम गलती पर थे, मनमोहन सिंह जी गलती पर नहीं थे। और इसकी कई मिसालें हैं, मैं दे सकता हूं, लेकिन इस वक्त नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, जिस देश के अंदर सुई नहीं बनती थी, आज वहां हवाई जहाज बनता है, हम एक न्यूक्लियर पावर बन गए हैं। तो ये सुबह से शाम तक जो हमारे प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के आकर एक जुमला बोलते हैं कि 70 साल लूटा है, अब आपसे हिसाब लेंगे। क्या हिसाब लेंगे? जिस मकान में आप बैठे हो ना, वो बना करके कांग्रेस पार्टी ने दिया है आपको, और हम भी उसमें किराएदार थे और आप भी किराएदार हो। 2.5 साल आपकी किराएदारी हो गई बनाया है, 2.5 साल और ब्रह्मांड भी तो इंदिरा गांधी ने बनाया है, जिस ब्रह्मांड में मैं रहता हूँ। आज मेरी हिम्मत क्या थी जो मैं सांस भी ले लेता। 92% ये बताने की गलती मत करिए कि जिस मकान में मैं बैठा हूँ ये कांग्रेस ने बनाया है। 7.5 साल पूरे हो जाएंगे साहब आपको तो 92% वोट मिलने वाले हैं। ये आप भारी गलती कर रहे हैं। ये अहंकार की भाषा है कि जिस घर में मैं बैठा हूँ और जो खाना खाता हूँ आप लोग देते हैं। ये अहंकार की भाषा है। इस देश की बात कर रहा हूँ, ले लीजिए इस भाषा को। ये सत्ता की बात कर रहा हूँ, आपके मकान की बात नहीं कर रहा हूँ दोस्त। ये आप जहाँ बैठे हुए वो मकान ना आपका है ना मेरा। ब्रह्मांड नहीं होता, नेहरू जी नहीं होते तो ये कह रहा हूँ आपसे, इंदिरा गांधी नहीं होती तो ये धरती नहीं होती, भारत नहीं होता, गांधी परिवार नहीं होता तो लुटेरा कहते हो। बिल्कुल नहीं है साहब। आपने अभी कहा ना कि जिस घर में मैं बैठा हूँ मेरा ये घर नहीं होता, कांग्रेस नहीं होती तो आपने कहा ना, आपने कहा ना कि ये घर नहीं होता जिस घर में मैं बैठा हूँ कांग्रेस नहीं होती तो। लुटेरों की सब में अटल बिहारी मैं टेलीविजन चैनल के माध्यम से हिंदुस्तान की जनता को बता दूं, कांग्रेस की सोच यह है कि हम सब इनके चाकर हैं। घर की बात, ये घर और ये खाना कांग्रेस का आपने लिया हुआ है ना। अभी 2.5 साल आपने मुझे ही कहा कि जिस घर में मैं बैठा हूँ वो कांग्रेस का घर है, वो कांग्रेस नहीं होती तो ये घर मेरा नहीं होता। जो भी है आप अपनी सोच देखो,
आप इस देश में 70 साल जिन लोगों ने हुकूमत की आप सबको लुटेरा बताते हो। 2.5 साल में आप ऐसे सुरखाब के पर लगा करके आए हो कि आप ही अकेले लुटेरे नहीं हो। डॉक्टर मनमोहन सिंह जब बोलते हैं तो बहुत समझने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने डॉक्टर मनमोहन सिंह क्या बोले हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह को नहीं है। अच्छा ठीक है, चलिए ठीक है, जाहिर है कांग्रेस यही कहेगी मनमोहन सिंह जो कह रहे हैं उनकी बात में दम है। बीजेपी कह रही है मनमोहन सिंह को घोटाले नहीं दिखे, उनको नोटबंदी में खामियां नजर आ रही है। गौरव भाटिया मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी आमने सामने हैं आज। मनमोहन सिंह कह रहे हैं लूट है, नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार कह रही है सारे के सारे लोग काले धन के साथ खड़े हैं जो भी नोटबंदी का विरोध कर रहे हैं। गौरव भाटिया आपका क्या स्टैंड है इस पर? देखिए मानक जी, मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि भाजपा के जो वरिष्ठतम नेता हैं वो इतने भी समझदार नहीं हैं कि वो समझ सकें कि उनका विरोध किस बात पे हो रहा है। काले धन की लड़ाई में सभी राजनीतिक दल उनके साथ खड़े हैं। जो मुद्दा उठाया जा रहा है वो ये उठाया जा रहा है कि इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है ये बहुत खराब है, इसमें दूरदर्शिता नहीं है। इन्होंने सोच के जो तैयारी करनी चाहिए थी इतने बड़े निर्णय के लिए वो नहीं की, और उसका हर्जाना और भुगतान कौन कर रहा है? आम जनता कर रही है। इंसान 70 लोगों की जान चली जाना, तो ये बातें पार्लियामेंट में उठकर कहते क्यों नहीं? पार्लियामेंट को चलने क्यों नहीं दे रहे विपक्ष की सारी पार्टियां? गौरव भाटिया मानक मैं अपनी बात पूरी कर लूं। मैंने बहुत संयम से आपकी बात भी सुनी और दोनों पैनलिस्ट की बात सुनी। 3-4 बिंदुओं पे मैं अपना पक्ष रखूंगा, आप अपने सारे सवाल उसके बाद करिएगा। मेरी पहले जो पृष्ठभूमि है, जो मैं बात कहना चाहता हूं, जो आम जनता की बात है, वो तो आपके चैनल के माध्यम से कह दूं। हो सकता है भाजपा की आंखें खुले, नींद से वो उठे और कुछ कर दिखाए। यही मेरा आज का जो है पर्पस है। तो जहां तक बात है, देखिए क्यों रिकैलिब्रेशन की बात हुई, अरुण जेटली जी हैं, बहुत ही सीजन्ड नेता है। उन्होंने कहा कि 3 हफ्ते 4 हफ्ते लगेंगे रिकैलिब्रेशन में। मेरा सवाल यह है, 10 दिन तक 500 रुपए का नोट नहीं आया मार्केट में, और जो 1000 रुपए के नोट बंद किए और उसकी बजाय 2000 रुपए के नोट लाए, तो ये कैसे ब्लैक मनी से हम लड़ सकते हैं? अगर यही हम 1000 और 500 के नोट भारी संख्या में छाप के रखते तो रिकैलिब्रेशन। अब देखिए गौरव देखिए, फिर मैं आपको टोकूंगा। ये सारी की सारी बातें आप पार्लियामेंट के बाहर 10-12 दिन से कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, आपकी पार्टी भी कर रही है, विपक्षी भी कर रहे हैं। संसद के अंदर बहस के अंदर ये बातें क्यों नहीं करते? क्यों इस बात को लेकर अड़े हैं कि पीएम आएंगे तभी हम बहस करेंगे? मैं आपको बताता हूं, मैं बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है कि सारी पॉलिटिकल पार्टी नरेंद्र मोदी जी को चाहती है कि वो सुने उनकी भी बात और उसके बाद जवाब दे, क्योंकि ये जो घोषणा हुई थी मानक, ये घोषणा आरबीआई गवर्नर भी कर सकता था और अरुण जेटली जी भी कर सकते थे, लेकिन ये घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करी। आज जब दिक्कतें आई और परेशानियां आ रही हैं, मैं समझता हूं बहुत अच्छी बात है कि विपक्ष कह रहा है कि नरेंद्र मोदी जी जो हर बात पे अपनी बात रखते हैं, मन की बात भी करते हैं। जब 70 लोगों की जानें चली गई और जनता को परेशानी हुई, तो क्यों नहीं नरेंद्र मोदी जी इस बात को सुने और जवाब दें? तो कह रहे मैं जवाब दूंगा। जेटली जी ने बोल दिया कि मोदी जी आके जवाब देंगे, आप बहस तो करिए। 28 तारीख तक सरकार से बात भी नहीं करेंगे, इसका क्या मतलब है? जेटली जी कह रहे हैं आप सिर्फ अपने आक्रोश दिवस को कामयाब बनाना चाहते हैं, सोमवार को जो है, इसीलिए तब तक आप जानबूझ के पार्लियामेंट रोक रहे हैं। मानक देखिए, विपक्ष का जो एक गरिमा होती है और विपक्ष की जो जिम्मेदारी होती है, हम उसे भली भांति जानते हैं, लेकिन जो सम्मान भी मिलना चाहिए विपक्ष को, वो कभी नहीं मिला। भाजपा की हमेशा से ये पॉलिसी रही है कि इस्तेमाल करो विपक्ष का, उनको याद करो जब जरूरत है। उन्होंने जीएसटी में ये किया, जब बिल पास हो गए उसके बाद किस तरह का व्यवहार किया। आज बड़े बड़े भाजपा के नेता जगह जगह जाके कहते हैं कि कोई पार्टी अगर उनका जो है समर्थन नहीं करती या क्रिटिसाइज करती है तो वो करप्ट है। ये किस तरह की ट्रेजरी बेंचेस है, ये किस तरह की भाजपा है, ये जनता भी नहीं समझ पा रही। सर्वोच्च न्यायालय की संबित ने अभी बात करी, सर्वोच्च न्यायालय ने फटकार लगाई इसी सरकार को कि ये किस तरह से इंप्लीमेंटेशन आपने किया। संबित जवाब दीजिए। संबित, जब प्रधानमंत्री का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, प्रधानमंत्री का ये पेट प्रोजेक्ट है, तो प्रधानमंत्री संसद में बहस के दौरान मौजूद रहने को तैयार क्यों नहीं है? संबित, किसने कहा कि प्रधानमंत्री मौजूद रहने को तैयार नहीं है? कल भी मौजूद रहे और आज भी प्रधानमंत्री मौजूद रहे हैं।
स्वाभाविक रूप से आप डिबेट आरंभ करिए। और आज जैसे आपने बताया, प्रधानमंत्री समय आने पर, उनकी वो प्रेरोगेटिव है कि समय आने पर वो जवाब भी देंगे, बात भी करेंगे। तो आप तो सुनने को तैयार नहीं है। आप कंसर्न है अपने पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए आक्रोश दिवस मनाना है। बताइए, देखिए अभी गौरव जी कह रहे थे देश की जनता नहीं समझ रही है। देश की जनता भली भांति समझ रही है कि आप क्या कर रहे हैं। 10 वर्षों तक देश को लूटा। संबित, यही तो बात है। देखिए, प्रधानमंत्री के सर्वे में 90% से ज्यादा लोग सपोर्ट कर रहे हैं नोटबंदी को। सारे सर्वे में आपको थम्स अप मिल रहा है संबित। तो ऐसे में प्रधानमंत्री को बहस में मौजूद रहने में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, मौजूद तो थे, मैंने बताया। क्वेश्चन आवर में थे, उसके बाद नहीं थे। मायावती जी वही तो कह रही थी। विपक्ष कह रहा है कि जब बहस हो उसके दौरान मौजूद रहें। हमारी बात सुने। देखिए विपक्ष तो गोल पोस्ट चेंज कर रहा है। क्या मायावती जी को और विपक्ष को कायदे कानून नहीं मालूम है? पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स के कहां लिखा हुआ है कि हर समय प्रधानमंत्री वहां बैठ के हर चीज को जवाब उसी समय दे? बिल्कुल नहीं लिखा हुआ है। प्रोसीजर कहती है कि हाँ, जब जिस मंत्री को जवाब देना है तब मंत्री जवाब देंगे। बोलेंगे। मैं तो बीच में नहीं बोल रहा था। मैं तो बीच में नहीं बोल रहा था। क्यों नहीं बोलेंगे? किसने कहा? नहीं, मैं तो बोल रहा हूं। ये बहुत आश्चर्य की बात है कि आप लोग बोलेंगे ही नहीं और आप चाहते हैं कि प्रधानमंत्री बोले। आपने बोला आपको अगर कंसर्न है जनता की, तो आपने जनता की एक भी बात पार्लियामेंट में रखी? ये तो आप नौटंकी कर रहे हैं जमीन पर। आपको अगर वाकई जनता की चिंता है तो आप उस चिंता को जमीन से नहीं, आप जमीन से उठा के पार्लियामेंट में रखते। आप लोग पार्लियामेंट में तो जनता की बात रख ही नहीं रहे हैं। मेरी बात संबित, राज्यसभा में कहां रखा? अभी तक क्यों नहीं रखा? ये 15वें दिन, ये आप 15वें दिन तक तो हमारी पार्टी के लीडर है वो, कब रखी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी राज्यसभा नहीं आए बुलाने कब रखी? देखिए 3 दिन पहले रखी। आपको नहीं जानकारी तो जानकारी ले लीजिए। आप लोगों को कंसर्न ये नहीं है कि जनता सफर कर रही है या नहीं कर रही है। आप अपनी राजनीति चमकाने में लगे हुए हैं। गौरव जी आप बोल रहे थे, संबित, अगर आप पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स को नहीं फॉलो करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं? राज्यसभा में प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी आप तो पार्लियामेंट, आप तो हिंदुस्तान की डेमोक्रेटिक प्रोसीजर्स को। अच्छा ठीक है। अच्छा देखिए फिर तू में शुरू हो जाती है। पार्लियामेंट में भी मुद्दे पे बहस नहीं हो रही है। अगर टीवी पर भी हमारे इस शो में भी मुद्दे पे बहस नहीं होगी, जाहिर है तो लोग क्या समझेंगे? मैं मीम अफजल साहब फिर से ये समझना चाहता हूं। संबित एक सेकंड, मीम अफजल साहब जी को देख रहे हैं। एक सेकंड संबित, देखिए मैं मुद्दे पे आ रहा हूं। मीम अफजल साहब देखिए, अब पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जब बोले सबने सुना, उनकी बात सबने सुनी। और हम भी यही चाहते हैं पार्लियामेंट में सारे लोग खड़े होकर बोलें, बहस हो, ताकि जो जनता लाइनों में खड़ी है उसे थोड़ा भरोसा मिले कि आगे देश किस तरफ जा रहा है, उनकी मुश्किलें कम होने जा रही हैं या बढ़ने जा रही हैं। लेकिन आप पार्लियामेंट क्यों नहीं चलने दे रहे हैं मीम अफजल साहब? देखिए, पहले तो मैं समीर जी आपकी गलतफहमी दूर कर दूं। रामगोपाल यादव जी बोले थे, उनको मैंने खुद सुना है, पार्लियामेंट में बोल चुके हैं वो। हाँ, आज नहीं बोले, कई दिन पहले, 2 दिन पहले वो बोले थे। इसलिए वो आप पार्लियामेंट में जो होता है उसको 16 तारीख को बोले थे, तो आपको पता लगेगा कौन कौन लोग बोल चुके हैं। वो 16 तारीख को बोले थे, यही जेटली जी ने कहा कि 16 तारीख को बोले। तो दूसरी बात ये कि आपने क्या हो गया कि आप लोगों ने सभी गतिविधि बंद कर दी? आप जिद कर रहे हैं। 16 तारीख को तो आनंद बारे में गौरव भाटिया जी ने जो कहा उससे ज्यादा नहीं कहना चाहता, वो रिपीटेशन होगा। हमारा सिर्फ यही कहना है। जी हाँ, जल्दी से मीम अफजल साहब, मेरे पास टाइम खत्म हो रहा है, जल्दी से। नहीं, हम तो बता रहे ना कि जब हमने देख लिया कि प्रधानमंत्री पहले दिन नहीं आए, दूसरे दिन नहीं आए, तो हमको अंदाजा हो गया। और थोड़ी बहुत हमको खबरें वैसे भी मिलती हैं कि प्रधानमंत्री आना नहीं चाहते, इसलिए अच्छा अपोजिशन ने सवाल उठाया है। दूसरी बात, एक बात मैं और कहना चाहता हूं, हालांकि वो इससे मुताल्लिक नहीं है, लेकिन मैं एक बात पूछा। देखिए, जो सरकार के आंकड़े आ रहे हैं या एक आम अनुमान है इकोनॉमिस्ट का, वो 3 से 4 लाख करोड़ रुपया ब्लैक मनी माना जाता है कि आएगी। मैं ये पूछना चाहता हूं, ये पैसा जो आएगा 3 से 4 लाख करोड़, इससे कौन सा जबरदस्त फायदा गरीबों को होने वाला है? क्या उनके अकाउंट में कुछ पैसा जाने वाला है? ठीक है मीम अफजल साहब, सवाल आपका वाजिब है, लेकिन मेरे पास समय की कमी है। जाहिर है ये सवाल हम आने वाले दिनों में भी उठाते रहेंगे। सरकार भी यही दावा कर रही है 3 से 4 लाख करोड़ सरकारी खजाने में आ सकता है, लेकिन वो जनता के पास कैसे पहुंचेगा, जनता का उससे भला कैसे होगा, ये जानना अभी बाकी है।